मस्क भारत आ रहे हैं। करेक्शन, आने वाले हैं नहीं, आने वाले थे। चाइना ने उन्हें डराने की कोशिश की और भारत आने से रोका। भारत ने टारगेट रखा है कि 2030 तक 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। और अब न्यूज कहती है कि इलॉन मस्क मुकेश अंबानी के साथ हाथ मिलाकर भारत में टेस्ला प्रोड्यूस करने वाले हैं। टेस्ला, जो दुनिया की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक गाड़ी है, वो अब भारत में भी मिलने वाली है। ये एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है। ये डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट क्यों? इलॉन मस्क को भारत में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं? चाइना इस डेवलपमेंट से डरा हुआ क्यों है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1, चाइना का सबसे बड़ा डर। भारत दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है और दूसरे देशों की तरह भारत में भी इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आने वाली है। ये इलॉन मस्क ने खुद कहा है और इसीलिए इलॉन मस्क भारत आना चाहते हैं। और टेस्ला भारत में कब आएगी, इसका अनाउंसमेंट भी होने वाला है। एस्टिमेट है कि वो भारत में $2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि इससे चाइना डरा हुआ है। क्यों? इलॉन मस्क के भारत आने से चाइना को क्या फर्क पड़ता है? ये चार्ट देखिए। 2016 तक अमेरिका और चाइना दोनों ईवी के रेस में बराबरी का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन 2016 के बाद चाइना ने अमेरिका को बहुत ही बड़ी मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। दुनिया में बिकने वाली 10 में से 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना में बनती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी लिथियम से बनती है, जिसकी 70% रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना में है। चाइना की कंपनी BYD टेस्ला को पीछे छोड़ रही है। इलॉन मस्क खुद अपनी टेस्ला गाड़ी चाइना में बनाते हैं और वहीं से एशिया के दूसरे देशों में बेचते हैं। शंघाई में बनने वाली 4 में से 1 गाड़ी टेस्ला होती है। लेकिन वो भी ये जानते हैं कि चाइना एक शैतान देश है। वो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, यानी वहाँ के इंजीनियर्स इतने स्मार्ट है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को लेकर उसे खोलकर वो देख सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी बनी कैसी है। फिर वही मेथड्स कॉपी करके इधर उधर करके वो खुद की टेक कंपनीज बना सकते हैं। वो तो फाइटर जेट को भी नहीं छोड़ते, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सी बड़ी बात है? इस सिस्टम की वजह से चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है और ये इलॉन मस्क पहचान चुके हैं। तो एशिया के मार्केट को सर्व करने के लिए चाइना को ऑल्टरनेटिव ढूंढना इम्पोर्टेंट है। एप्पल ने भी धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन चाइना से वियतनाम और भारत शिफ्ट किया है और इलॉन मस्क भी यही करेंगे, इसका चाइना को डर। प्लस पिछले साल भारत के जम्मू एंड कश्मीर एरिया में बड़ी मात्रा में लिथियम रिजर्व्स मिले थे, जिनका इस्तेमाल बैटरीज बनाने में हो सकता है। चाइना इलॉन मस्क को भारत आने से रोकना चाहता है और उन्होंने इसीलिए अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। भारत के लोग अनस्किल्ड हैं, सप्लाई चेन ठीक नहीं है और ओवरऑल एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। ये सुनकर गुस्सा जरूर आता है, लेकिन इन बातों को सुन के डिनायल में चले जाना बहुत आसान है। डिफिकल्ट है उनमें फैक्ट ढूंढना और उससे भी डिफिकल्ट है उन पर सोल्यूशन ढूंढना। हिस्ट्री को देखा जाए तो भारत में फॉरेन कार कंपनियां ज्यादातर फेल ही हुई हैं। मित्सुबिशी, शेवरले, फिएट, फोर्ड, इन सारी कंपनीज ने भारत में गाड़ियां बेचने की कोशिश तो की, लेकिन आज ये हमारे मार्केट से गायब हो चुकी हैं। भारत में बिजनेस करना उतना आसान नहीं है। ऐसे सिचुएशन में फॉरेन कंपनीज लोकल कंपनीज की मदद लेती हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर करती हैं और इसी वजह से चांसेस आर इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी साथ आकर टेस्ला भारत ला सकते हैं और ये दोनों पार्टीज के लिए काफी प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। टेस्ला आएगा, लेकिन कहां पर? 3 स्टेट्स बड़े ही तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ये तीनों स्टेट्स बड़े पोर्ट हब्स हैं, तो यहाँ बाहर से मटेरियल लाना आसान होगा। तमिलनाडु की बात करें तो पिछले साल देश में 10 लाख ईवी बिकी, जिनमें से 4 लाख सिर्फ इस एक स्टेट में बिकी। चेन्नई, कोयम्बतूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, सेलम जैसे 5 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिन्हें एज एन ईवी हब डेवलप किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, गुजरात पिछले 13 सालों में एक ऑटोमोटिव पावर हाउस बन रहा है। ईवीज के लिए बैटरीज इंपॉर्टेंट होती हैं। टाटा और सुजुकी 2 कंपनीज हैं जो भारत के गुजरात में ईवी बैटरी प्लांट बना रही हैं। कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो बैटरीज, पेरिफेरल्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में बना रहे हैं। महाराष्ट्र एक अच्छा कैंडिडेट, क्योंकि टेस्ला भारत में बनने वाली गाड़ियां सिर्फ भारत में ही नहीं बेचेगा, बाहर के देशों को भी बेचेगा। ऑलरेडी भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है। चाइना, जापान और यूएसए के पीछे हमारा ही नंबर आता है। और इस बात के लिए $2 बिलियन इलॉन मस्क भारत में इन्वेस्ट करने वाले हैं। हमें कनेक्टिविटी और कैपेसिटी दोनों की जरूरत है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम टेस्ला के लिए बनाएंगे। फॉक्सकॉन और एयरबस 2 बड़ी कंपनीज महाराष्ट्र आना चाहती थी, लेकिन ये डील्स फेल हो गई। तो महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट टेस्ला को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हो सकता है कि टेस्ला इन्हीं 3 स्टेट्स में से किसी स्टेट में अपनी फैक्ट्री खोले
या फिर हो सकता है कोई अलग ही स्टेट चुने। आपको क्या लगता है अल्टीमेटली टेस्ला किस स्टेट में आना पसंद करेंगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। चैप्टर 2, भारत एक्साइटिंग क्यों? लेकिन इलॉन मस्क को भारत में इंटरेस्ट क्यों? उनके लिए भारत का मार्केट एक्साइटिंग क्यों? भारत का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमारा ईवी मार्केट अगले 6 सालों के लिए 49% CAGR से बढ़ेगा। इसी साल 15 मार्च को सरकार ने एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट की। हमने एक नई ईवी पॉलिसी लाई जिससे देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, और हमने ईवी कंपनीज के सामने एक इंटरेस्टिंग कंडीशन रखी कि आप मिनिमम $500 मिलियन की यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, 3 सालों में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाओ और 5 सालों में 50% वैल्यू एडिशन यहीं पर करो। उसके बदले आपकी कस्टम्स ड्यूटी माफ हो जाएगी। ये अनाउंसमेंट स्पेशल क्यों? क्योंकि आज की घड़ी में लग्जरी गाड़ियां भारत में महंगी है, क्योंकि वो पूरी तरह से बाहर से बन के आती है, जिन्हें CBU कहते हैं। CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट। गाड़ी कंटेनर में भर भर के शिप से भारत में आती है और उस पर 30% से लेकर 125% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। जो लंबोर्गिनी उरुस अमेरिका में 2.2 करोड़ की मिलती है, वो भारत में टैक्सेस की वजह से 4.2 करोड़ की हो जाती है। ये टैक्सेस हाई क्यों हैं? महंगी गाड़ियों को टैक्स लगाकर और महंगी करने के 3 लॉजिक होते हैं। ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। जो इंसान 4 करोड़ की गाड़ी बिना लोन के खरीदता है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके खाने की मारामारी नहीं है, तो उससे टैक्स लेना एक 15,000 रुपए महीने के कमाने वाले यंगस्टर से टैक्स लेने से बेहतर है। नंबर 2, इससे लोकल लेवल पर कार प्रोड्यूस करने वाले मैन्युफैक्चरर्स को एक प्रोटेक्शन मिलता है। ऑस्ट्रेलिया ने एक गलती की थी। 1987 में उनकी 89% गाड़ियां मेड इन ऑस्ट्रेलिया हुआ करती थी। तब वो भी 45% इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे। फिर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 5% कर दी और आज आप किसी ऑस्ट्रेलियन कार मेकर का नाम तक नहीं जानते होंगे। लोकल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। अगर आपको महिंद्रा XUV की प्राइस में फोर्ड मस्टैंग मिलने लगी तो महिंद्रा कैसे टिकेगा? तीसरा लॉजिक है फॉरेन कंपनीज को यहाँ पर बुलाओ। अगर कोई SKD यानी सेमी नॉकडाउन गाड़ी भारत लाता है तो 30%, और अगर कम्प्लीटली नॉकडाउन गाड़ी भारत लाता है तो 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। इससे कुछ मात्रा में यहाँ जॉब्स जनरेट होते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली नॉकडाउन पार्ट्स को यहाँ असेंबल भी करना होता है। प्लस होंडा और टोयोटा जैसी कंपनीज कई सालों से यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग सेट किए बैठी है। जीप तो भारत में गाड़ियां बनाता है और अफ्रीका ले जाकर उन्हें बेचता है। यानी भले ब्रांड इंडियन ना हो, लेकिन कंपनीज मेक इन इंडिया की फिलॉसफी से यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करती हैं और यहाँ जॉब जनरेट करती हैं, और उसके बदले उनकी इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी जाती है, जिससे गाड़ी की प्राइस कम होती है, और जितना कम प्राइस उतनी ज्यादा सेल्स। फेम यानी फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसके 2 फेजेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है। फेम के दूसरे फेज में सरकार ने 11,500 करोड़ के सब्सिडीज दिए, जिनमें 7,000 ई-बसेस, 55,000 कार्स, 5 लाख 3 व्हीलर्स एंड 10 लाख 2 व्हीलर्स शामिल हैं। ये सारी बातें एक सही बेस बनाती है एक रेवोल्यूशन के लिए। यानी अगर समझा जाए तो इलॉन मस्क को भारत आने के 3 इंसेंटिव साफ दिखते हैं। चाइना के लिए अल्टरनेटिव ढूंढना, भारत के उभरते हुए मार्केट को कैप्चर करना और भारत सरकार के साथ मिलकर रिलायंस जैसे इंडस्ट्री जायंट्स के साथ कोलैबोरेट करना। क्योंकि अगर नेशनलिज्म सीखना है तो अल्टीमेटली चाइना से ही सीखना होगा। वहाँ के लोग नाम के लिए कम्युनिस्ट है, लेकिन जब मार्केट की बात आती है तब वो चाइनीज ब्रांड्स ही खरीदते हैं। यानी टेस्ला के बजाय वो BYD खरीदेंगे। यानी चाइना में टेस्ला की डिमांड घटेगी और भारत में बढ़ेगी। चैप्टर 3, चैलेंजेस। टेस्ला की सबसे सस्ती गाड़ी अमेरिका में 35 लाख की होती है। यानी भारत में अगर फैक्ट्री लगती भी है तो यहाँ पर वो 50 लाख से कम में नहीं मिलेगी। यानी जो लोग आज मर्सिडीज या BMW कंसिडर करते हैं, वही टेस्ला खरीद पाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचरिस्टिक होती हैं, साइलेंट होती हैं, आवाज नहीं करती। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। 1 किलोमीटर पेट्रोल की गाड़ी चलाने के लिए 9 रुपए लगते हैं और एक EV चलाने के लिए सिर्फ 1 रुपया। अलग अलग स्टेट्स EVs लेने पर सब्सिडीज भी देती हैं। यानी अगर किसी को नई गाड़ी लेनी है तो EV ही लेनी चाहिए, राइट? ओवरऑल भारत के लोगों ने EV को उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया है। रीजंस क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। भारत में टोटल कार सेल्स में सिर्फ 1% कार्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। जब लोगों को पूछा गया कि भारत में EV अडॉप्शन इतना लो क्यों है, तो 4 रीजन सामने आए। 1, EV पर टैक्सेस बहुत ज्यादा है। 2, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी रेयर है। 3, EV सेफ नहीं लगती। और 4, गाड़ी बनाने वाली कंपनीज के लिए इंसेंटिव्स मिसिंग है।
कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि ईवी की जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। टाटा का एग्जाम्पल लेते हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 4 व्हीलर ईवी है। फीचर वाइज ये गाड़ी बढ़िया है, लेकिन जब कॉस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम फीचर वाले डीजल वेरिएंट से 4 लाख रुपए ज्यादा महंगी है। अगर आपके महीने का रनिंग 1300 किलोमीटर से ज्यादा है तो आप एक साल में ये डिफरेंस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक ही गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो फ्यूल से होने वाली बचत से ये कॉस्ट रिकवर नहीं होती। ये हाई एंट्री कॉस्ट एक प्रॉब्लम है, तो इसे कम करने के लिए सरकार टैक्स डिडक्शंस देती है। ईवी पर लोन लिया तो इंटरेस्ट पेमेंट के अगेंस्ट सरकार टैक्स क्रेडिट देती है। भारत में जितने टैक्सेस हैं उसके बदले सैलरीड क्लास को कुछ मिलता नहीं है, और ये एक काफी बड़ा इशू है जिसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। भारत में ज्यादातर लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं जहां गाड़ी तो लेना पॉसिबल है, लेकिन पार्किंग स्पेस की मारामारी होती है। कल ही मेरे दोस्त ने बताया कि उसकी सोसाइटी में अगर परमानेंट पार्किंग चाहिए तो 6 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और अगर कल जाकर उसने घर बेच दिया तो ये पार्किंग की जगह नॉन ट्रांसफरेबल होगी, यानी नए ओनर को ये पार्किंग वापस खरीदनी पड़ेगी। बॉस, देश में गाड़ियां तो बढ़ रही है लेकिन पार्किंग स्पेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जहां खुद की पार्किंग नहीं वहां खुद का चार्जर लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा पॉइंट है सेफ्टी। कुछ साल पहले ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बड़ी एक्साइटिंग लग रही थी, लेकिन कुछ इंसिडेंसेस हुए जहां उनकी बैटरीज में आग लग गई, या फिर बीच रास्ते बिना किसी रीजन के स्कूटर बंद पड़ गई। नॉर्मल मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल को हाथ ही नहीं लगाते क्योंकि इंजन नहीं होता, एक मोटर होता है, तो सेफ्टी और रिलायबिलिटी का टेंशन आता है। आज एक ईवी की बैटरी पर 18% जीएसटी लगता है। अगर ये जीएसटी कम करके 5% कर दिया जाए तो ईवी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कम हो जाएगी, जिसका इम्पैक्ट गाड़ी बनाने वाले के साथ साथ गाड़ी खरीदने वाले पर भी होगा। इस साल के फुल बजट में हम फेम के थर्ड फेज के अनाउंसमेंट्स की राह देख रहे हैं। अभी तो इंटरम बजट अनाउंस हुआ है, इस साल का फुल बजट इलेक्शंस के बाद ही आएगा। चैप्टर 4 कंक्लूजन। चाइना इलॉन मस्क को भारत में आने से रोकना चाहता है। इसका एक और रीजन ये है कि भारत का मार्केट चाइना कैप्चर करना चाहता है। चाइना की BYD कंपनी टाटा को टक्कर देकर भारत का 90% ईवी मार्केट कैप्चर करना चाहती है। तो अगर ग्लोबल टाइम्स का क्रिटिसिज्म 100% सही माना जाए तो चाइना की कंपनीज को भारत आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग तो अनस्किल्ड है, हमारे पास अच्छी सप्लाई चेन्स है ही नहीं, हमारी एनवायरनमेंट बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। अगर ये सब सच है तो चाइना भारत क्यों घुसना चाहता है? सच तो है कि सब भारत के इमर्जिंग मार्केट का एक हिस्सा चाहते हैं, टेस्ला भी और चाइना भी। यहाँ हमें ये देखना है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा फायदा कहाँ है। क्योंकि दोस्तों, अगर भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड देश बनना है तो वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए बगैर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि AI सर्विस सेक्टर के कई जॉब्स को ऑब्सोलीट कर देगा। आज की कंडीशन क्या है? आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे GDP का सिर्फ 13% कंट्रीब्यूट करता है। चाइना में ये नंबर 28% है। चाइना हमसे बहुत आगे है, हमें पता है, लेकिन बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश भी भारत से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए तो भारत के टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 30% यानी ऑलमोस्ट 1/3 सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर से आता है, और इस सेक्टर को क्लीन करने की जरूरत है। सिर्फ बाहर से गाड़ियां आना ही नहीं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर गाड़ियों के लिए रेडी करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक्साइटिंग टाइम्स आर हियर। भारत अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक ले जा रहा है, जहां प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलके हमें एक बेहतर देश बना सकते हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।